नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बात करते हैं सबसे पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की अपने सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है। 2019 से पहले जब प्रियंका गांधी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव बनी, उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई तो माना यही गया कि अब कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में सुधरेगी, लेकिन आंकड़े बताते कुछ और हैं। बिल्कुल, आंकड़े कुछ और बताते हैं और आंकड़े कहते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की हालत पहले से ज्यादा खराब हुई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद तक कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गठन के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस का एक भी सदस्य न रहा हो। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव, जहां पर सिर्फ एक सीट पर जीत मिली कांग्रेस को। विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की कांग्रेस ने और विधान परिषद में कोई सदस्य इस वक्त कांग्रेस का नहीं है। तो 23 जनवरी 2019 को प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। तो राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भी ये उम्मीद थी कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई कमाल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही हासिल हुई हैं, जबकि 2017 में कांग्रेस 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के लगातार गिरते प्रदर्शन का नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद अब कांग्रेस मुक्त हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश की पिच से आउट हो गई प्रियंका गांधी? क्यों हुआ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का बुरा हाल? उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका गांधी फ्लॉप हो गई। – 2019 में नहीं चला जादू, 2022 में भी फेल। 23 जनवरी 2019 को जब प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई थी, साथ ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कमान मिली, तो उम्मीद यही थी कि कांग्रेस अब कमाल करेगी। लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति में डेब्यू के साथ ही फ्लॉप हो गई। 2019 और 2022 चुनाव में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बची हुई जमीन भी खिसक गई और अब 6 जुलाई 2022 की तारीख ने नया ऐलान किया है। 135 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश विधान परिषद पहली बार कांग्रेस मुक्त हो गई है। आज रिटायर होने वाले 10 लोगों में से एक सदस्य कांग्रेस का भी शामिल है, जबकि 6 सदस्य समाजवादी पार्टी के और 3 सदस्य बहुजन समाज पार्टी के हैं। लेकिन सबकी नजरें कांग्रेस पर इसलिए हैं क्योंकि 135 साल के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं रहेगा। 5 जनवरी 1887 में विधान परिषद का गठन हुआ। 1909 में मोतीलाल नेहरू विधान परिषद के सदस्य बने। वो कांग्रेस के पहले नेता थे जो विधान परिषद के सदस्य बने। 1935 में विधान परिषद को दूसरे सदन की मान्यता मिली। 1935 के बाद से अब तक कांग्रेस के सदस्य विधान परिषद पहुंचते रहे। 87 साल के बाद विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई। आज विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद आज सिर्फ कांग्रेस मुक्त ही नहीं हुई है, बल्कि विधानसभा में एक सीट पर पहुंची बीएसपी विधान परिषद में भी एक सीट पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं रहेगा, लेकिन सवाल कांग्रेस का है, सवाल प्रियंका गांधी के नेतृत्व का है। क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। 1985 में कांग्रेस को आखिरी बार बहुमत मिला था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 269 सीट जीती थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस कभी तिहरे अंकों में नहीं पहुंची। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आखिरी बार दोहरे अंक में सीट मिली थी।
2012 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीट जीती थी, लेकिन ये संख्या 2017 में घटकर 7 पहुंच गई और 2022 में विधानसभा चुनाव में घटकर महज 2 रह गई है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अनंत सागर है ना। ये सागर जो है पानी में कभी जो है ज्वार आता है, कभी जो है भाटा आता है। आज जो है भाटा है, आज कांग्रेस कमजोर दिख रही है। यहाँ अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व की बात करें तो प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री जनवरी 2019 में हुई। इस साल यूपी की जिम्मेदारी दी गई और आंकड़े अब देखिए। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी चुनाव हार गए। अमेठी सीट पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1 सीट पर ही सिमट गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 2 सीटें जीत पाई। पार्टी राज्यसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में ही नहीं रही। विधान परिषद में अब कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अब एक पुरातात्विक सामग्री बनकर रह गई है, जो आने वाले समय में सिर्फ शोध के काम आएगी। देखिए, ये सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर पड़ी है। आज उनकी विधान परिषद में संख्या भी 0 हो गई है। बसपा जैसी काडर पार्टी वो भी आज उत्तर प्रदेश में विलुप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। तो सवाल सीधे सीधे प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर है और सवाल ये भी कि जब सभी पार्टियां 2024 की तैयारियों में जुटी हैं, तो कांग्रेस का प्लान क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में खराब होती गई। 2012 जब आखिरी बार दोहरे अंकों में सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब नहीं। इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पल्लवी पटेल को ब्रेन हैमरेज की खबर आ रही है। पल्लवी पटेल अस्पताल में भर्ती की गई हैं। अपना दल, कृष्णा पटेल गुट, पल्लवी पटेल जो कि ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और अभी भी गठबंधन में ही ये पार्टी। पल्लवी पटेल जो हाल के दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने भी गई थी और उस वक्त मसला था कि वो अपनी पिताजी के पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम कैंसिल हो रहा था बार बार, जो वो आयोजित करना चाह रही थी, जिसे लेकर वो सीएम से मिलने गई थी। और अभी खबर आ रही है ब्रेन हैमरेज लेकर के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, पल्लवी पटेल को अस्पताल में भर्ती करवाया है, ब्रेन हेमरेज की खबर सामने आई है और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, आज लखनऊ का जो मेदांता है वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। लखनऊ का मेदांता हाई स्पेशलाइजेशन का हॉस्पिटल है। जो उनके यहाँ से खबरें मिली है वो ये थी कि सबसे पहले वो बेहोश हो गई थी घर पर। बेहोशी की हालत में ही उनको अस्पताल जब ले जाने की कोशिश की गई तो रास्ते में हालांकि उनको 1-2 बार होश आया, लेकिन रह करके वो बेहोश हो जा रही थी और हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हुई तब भी बेहोशी की हालत में भर्ती हुई है। फिलहाल डॉक्टरों ने MRI किया है और ब्रेन हेमरेज की तरफ साफ तौर से इशारा है पल्लवी पटेल को लेकर के। तो ऐसे में क्योंकि मेदांता लखनऊ का स्टेशन का अस्पताल है, तो जो न्यूरो के चिकित्सक हैं फिलहाल उनके ऑब्जर्वेशन में हैं, लेकिन अभी चिकित्सक कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर ब्लॉकेज कितने हैं और बेहोशी की जो वजह थी ब्रेन हेमरेज की, उसमें दिमागी जो दिमाग पर जो वेन्स थी उन पर असर कितना आया है। अब से कुछ देर बाद जो कितने बजे उन्हें ले जाया गया था अलाउद्दीन? देखिए, अब से कुछ देर बाद वो मेदांता पहुंची हैं और इलाज जो है उनका चल रहा है। मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर हैं। अब से कुछ देर बाद वो हेल्थ बुलेटिन भी जारी करने वाले हैं, तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन से चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो ICU में हैं और हालत उनकी बहुत ज्यादा बेहतर फिलहाल नहीं बताई जा रही है। धन्यवाद अलाउद्दीन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर अलाउद्दीन बता रहे हैं कि फिलहाल डॉक्टर्स ये बताने की कंडीशन में नहीं है कि असल समस्या क्या है, कितनी गंभीर है। थोड़ी देर में बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बदलते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में सियासत की तस्वीर बदल रही है। उपचुनाव के बाद बदले हुए ओम प्रकाश राजभर के सुर अब और ज्यादा तल्ख होने लगे हैं। दरअसल राजभर की नसीहत पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया तो संकेत मिलने लगे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से दूर और बीजेपी के करीब जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है।
अब कोई नाराज है तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ? कोई नाराज है, ये आजकल राजनीति जो दिख रही है वो है नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया आनी ही थी, सो आई भी कुछ तल्ख लहजे में। जब हम गठबंधन किए हैं, हम सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो हम कमरे से थोड़ा लड़ पाएंगे? हम यहीं बैठे रहें, गांव में जाए न, बूथ कमेटी न बनावे, सेक्टर कमेटी न बनावे, तो कैसे देश चलेगा? इनकार नहीं किया जा सकता है, और वो तो हम लोग के साथ थे ही। वो तो हम लोग चले गए थे, और कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और एक तथ्य ये भी है कि उपचुनाव में हार के बाद से ही एसपी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव, और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था। हालांकि अखिलेश यादव के इस तर्क को आजमगढ़ सीट पर कमल खिलाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ बहानेबाजी करार दे रहे हैं। जहां के सांसद हैं, कोविड जैसी महामारी में वो कभी मुंह दिखाने नहीं गए आजमगढ़, तो वो फिर अभी जाके बोलते क्या, कहते क्या? तो उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए नहीं गए थे। अभी उनकी बहानेबाजी है, और हार तो 19 में ही जाते अगर उनका गठबंधन नहीं होता। बीजेपी से लेकर सहयोगियों तक के निशाने पर अखिलेश यादव है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 2022 तक चुनाव की हार का चौका लगा चुके हैं, वो 4 बार चुनाव हार चुके हैं, और वो दावे करने लगते हैं, बातें ऐसी करने लगते हैं। मैं उनको सदन में भी ये बात कहा था कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं हो। दरअसल सवाल अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता को लेकर भी है, और यहीं से ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या एसपी गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हालांकि जब ओम प्रकाश राजभर से ये सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि उन्होंने तो बीजेपी को भी नसीहत दी थी जब वो गठबंधन में थे, और उनकी ये आदत है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नसीहत दी, अखिलेश को भी नसीहत दी है। इधर जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में फंडिंग को लेकर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। आज आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार्थ से विधायक अब्दुल्ला आजम से ईडी ने करीबन 6.5 घंटे तक पूछताछ की है। अब्दुल्ला आजम को कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ के बाद बाहर निकले अब्दुल्ला आजम ने कहा, हमारे ऊपर कई केस दर्ज हैं, हम हर केस का जवाब देंगे। ईडी ने इस केस में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि इसी केस में आजम खान से सीतापुर जेल में पूछताछ की जा चुकी है। कल आऊंगा। कल दोबारा आएंगे जी? कल आपकी माँ भी कल आ सकती है दोबारा? अब ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो फिलहाल मुझे ये पता है कि कल आऊंगा। पर तो भैंस चोरी बकरी चोरी का भी आरोप लगा। नहीं, उस ट्रस्ट में तमाम ऐसे डिसीजंस लिए गए, तमाम ऐसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये फैसला आप और मैं नहीं करेंगे ना, ये फैसले करने के लिए भी अदालतें मौजूद हैं। उनके सवाल उन्होंने समझे हैं, वो पूछें, आगे उनको जरूरत पड़ेगी वो पूछेंगे, मैं उसके जवाब दूंगा। और अब देखिए कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हो रही है। दरअसल जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण ट्रस्ट के तहत किया गया, और विश्वविद्यालय का संचालन भी ट्रस्ट के पास है। आजम खान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, अब्दुल्ला आजम ट्रस्ट के सदस्य हैं। ईडी के मुताबिक विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए काफी पैसा आया। 1 अगस्त 2019 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। जी हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट और कई फर्म से पैसे के लेन देन की बात भी यहाँ पर सामने आई है। आजम के बारे में बता दूं कि ये जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी है, जिस ट्रस्ट ने बनाई है, उसके ये मेंबर हैं। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो आजम खान हैं। आज करीब 6.5 घंटे की पूछताछ ये हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम से उन्होंने कहा है कि वो कल फिर आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की FIR ईडी ने दर्ज कर रखी है, और पहले भी एक बार सीतापुर जेल में आजम खान से पूछताछ हो चुकी है। ईडी की टीम ने रामपुर जाके तमाम दस्तावेज जुटाए हुए हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डिटेल है, और जो ट्रस्ट की बैठक में फैसले लिए गए उन फैसलों में, जैसा सूत्र हमें बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम के दस्तखत हैं, और उसी के मुताल्लिक उनसे आज सवाल जवाब हुए हैं जो कल भी जारी रहेंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और अगली खबर कानपुर से, जहां पर जिला प्रशासन ने एसपी के पूर्व एमएलसी रामेश्वर यादव की कई एकड़ जमीन कुर्क की है। दरअसल रामेश्वर यादव और उसके भाई जोगिंदर सिंह के खिलाफ एटा के तहत दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और अब उनकी संपत्तियों को एक एक करके कुर्क किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एटा के डीएम ने कानपुर के डीएम को पत्र लिखकर यहां के गंगा बैराज की कटरी में जमीन कुर्क करने के लिए कहा, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जो 14A की कार्रवाई के तहत जो गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जो जनपद कानपुर नगर में है, तो उसमें ग्राम कटरा है, तो उसमें जो संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर को निर्देशित किया गया था और उस क्रम में उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 0.65 हेक्टेयर की जमीन है और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। सर किसकी ये जमीन है अभी प्रतिष्ठा लिखी? इसमें 14A की कार्रवाई रामेश्वर यादव और जोगिंदर सिंह के खिलाफ हुई थी और उसी के दृष्टिगत हमारे पास भी इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद कानपुर नगर में भी उनकी संपत्ति है और उस संपत्ति को एसडीएम सदर ने उनके टीम के माध्यम से आज कुर्की किया गया है और आगे भी उसकी कार्रवाई जारी। पार्टी के पूर्व एमएलसी रामेश्वर सिंह यादव की परेशानियां और बढ़ चुकी हैं, जहां एक और एटा में उसके और उनके भाई जोगिंदर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो इन सब के बीच एटा के जिलाधिकारी ने कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर को पत्र लिखा, जिसमें इस जमीन का जिक्र किया गया। इस वक्त हम ख्यौरा कटरी पे हैं, जहां तक कैमरे की नजर जाए आप देख सकते हैं कितनी लंबी बाउंड्री ये है। 3 बीघा की ज़मीन बताई जा रही है। इस 3 बीघा की ज़मीन में अगर लिखा पढ़ी की बात की जाए तो पूर्व एमएलसी की पत्नी और उसके भाई की पत्नी जोगिंदर सिंह की पत्नी के नाम ये है, जिसके बाद यहाँ राजस्व विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम आई, जिसने इस संपत्ति को कुर्क करके इसकी पूरी मेजरमेंट किया गया है। और अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं अब परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसे कुर्क किया गया और साफ तौर पर हिदायत दी गई इस पर किसी प्रकार कोई काम ना हो, कोई निर्माण ना हो, कोई प्लॉटिंग ना हो। और अगर हम कैमरे की नज़र दिखाने की कोशिश करेंगे, आप देख सकते हैं जहाँ इस वक्त खड़े हैं, कटरी से उतर के सीसी पूरी रोड उतर के स्पेशली इस फार्म हाउस के लिए आई है, जहाँ तक ये कैमरे की नज़र जा रही है, ये स्पेशली रोड तक बनाई गई है। अब इन सब के बीच देखना ये होगा कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी अगली कार्रवाई क्या करते हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कटरी कानपुर। और चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी की बैठक खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ये बैठक ले रहे थे, जिसमें कानून व्यवस्था और त्योहारों की समीक्षा को लेकर ये बैठक थी। लगभग 2 घंटे तक मीटिंग चली है। बकरीद कांवड़ यात्रा को लेकर निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, और आने वाले त्योहारों को लेकर क्या तैयारी की गई है, सबसे पहले अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली और उसके बाद जो जरूरी निर्देश हैं वो भी दिए हैं। तो मीटिंग खत्म हो गई है। 7:15 बजे के आसपास मीटिंग की शुरुआत हुई थी। 9:15 बज रहे हैं। 2 घंटे बैठक चली है सभी जिलों के अधिकारियों के साथ। सभी जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े थे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, और मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा वो कानून व्यवस्था था और साथ ही तैयारियां आने वाले त्योहारों को लेकर। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की ये बैठक जो कि अब खत्म हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई मेरठ में भी हुई है। मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एमडीए की टीम ने ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाया। अवैध दुकानें और कई ढाबे ध्वस्त कर दिए गए। बागपत रोड इलाके में ये कार्रवाई की गई। तो वहीं सहारनपुर में कब्जाधारियों से 50 लाख की जमीन खाली कराई गई। करीबन 400 गज जमीन पर 4 दीवारी बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर ब्लास्ट का डिजाइन तैयार हो गया है। एडिफिस इंजीनियरिंग ने अथॉरिटी को प्रोग्रेसिव रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस कमिश्नरेट से विस्फोटक लगाने की एनओसी मांगी गई है। दोनों टावर को जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढक दिया गया। पिलर्स में 9000 होल्स बनाए गए हैं। 21 अगस्त को दोनों टावर गिराए जाने हैं। इसमें करीबन 3500 किलोग्राम विस्फोटक लगने का अनुमान बताया गया है। 21 अगस्त को सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। इसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी नोएडा अथॉरिटी को भेज दी गई है। फिलहाल एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी जो इन दोनों ट्विन टावर को डिमोलिश करेगी
उसने फाइनल एनओसी के लिए पुलिस को भेजा हुआ है। और आप तस्वीरें भी देखेंगे, अब यहाँ पर तैयारी जो है उसका खाका पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है, उसको नोएडा अथॉरिटी को भेजा गया है, तैयारियां जोर शोर पर हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए मॉडल के तौर पे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहेंगे जहां पर ब्लैक शीट से इस पूरे टावर को ढका गया है, व्हाइट शीट से राउंड अप किया गया है, जियो टेक्सटाइल फाइबर शीट का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं दोनों टावर को ध्वस्त किया जाना है। बताया जा रहा है करीब करीब 9000 होल्स किए गए पूरे पिलर में और 3500 ग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक फाइनल बैठक भी होनी है जिसमें प्राधिकरण, पुलिस, प्रशासन, इसके अलावा जो तमाम विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस, फायर, ये तमाम जो विभाग है उनके साथ एक फाइनल बैठक की जाएगी। फिलहाल तैयारियां जोर शोर पर हैं क्योंकि 21 अगस्त को इसको गिराना है, उससे पहले 7 जुलाई तक स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होना है। आपको बता दें स्ट्रक्चरल ऑडिट जो होना है वो इन्हीं दोनों टावर से जो सटे हुए हैं, एक सुपरटेक एमराल्ड है और दूसरा मेरे ठीक पीछे ये एटीएस है, इन दोनों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है जिसकी रिपोर्ट 7 जुलाई तक अथॉरिटी को सौंपनी होगी। और उसके बाद फायर की जो एनओसी है, ये तमाम एनओसी है ये दे दी गई हैं। पुलिस की एनओसी मिलते ही यहाँ पर बारूद लगाया जाएगा और उसके बाद इन दोनों ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल एक मॉक ड्रिल कराई जाएगी जिसमें सभी विभाग इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद इन दोनों ट्विन टावर को 21 अगस्त को ढाया जाएगा। कैमरामैन नागिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो बार बार तारीख बदलने के बाद आखिरकार 21 जून अभी तक फाइनल डेट लग रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।